स्विट्जरलैंड, जिसके नाम में ही खूबसूरती है। ये वो देश है जहां अगर किसी शादीशुदा महिला से पूछा जाए कि उन्हें अपना हनीमून किस देश में मनाना है, तो उनका सबसे पहला जवाब होगा स्विट्जरलैंड। ये देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ एक साल में इतने सैलानी आते हैं जितने यहाँ पर लोग भी नहीं रहते। कई बार दुनिया का सबसे सुंदर और शांत देश होने का खिताब अपने नाम कर चुका है। यहाँ के लोगों का जीवन काफी लंबा चलता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर बेहिसाब हरियाली का होना, बिना प्रदूषण की साफ शुद्ध हवा का होना, बिना कूड़े कचरे और गड्ढों के सड़कों का होना, और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य सेवाओं का काफी अच्छा होना, जिस वजह से यहाँ लोग जल्दी बीमार नहीं होते, और अगर हो भी जाते हैं तो उन्हें तुरंत इलाज मिल जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर औसतन एक व्यक्ति 70 से 80 साल आराम से जिंदा रहता है। भले ही यूरोप के कई देश बहुत ही सुंदर और विकसित हैं, जिनमें से हमने कई देशों को आपको दिखाया भी है, लेकिन जब बात खूबसूरती में ताजपोशी की होती है तो एक ही नाम याद आता है, वो है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, आज हम इस देश के इतिहास, कला, संस्कृति को करीब से जानेंगे, देखेंगे यहाँ के लोग अपना जीवन किस तरह बिताते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और कमेंट जरूर दिखाएंगे। साथ में किसी एक व्यक्ति के कमेंट को हमेशा की तरह पिन भी करेंगे। पिछली वीडियो पर कमेंट करने वालों में हिमाक्ष मंदसौर एमपी से, सोनू सिंह उत्तर प्रदेश से, जानी संधू पंजाब से, ब्रेन फूड मेरठ से, कृष्णा नेवा सिक्किम से, राजू मौर्य नगौर राजस्थान से, भेटवाल सुजांग नेपाल से और जीतू भाई मिस्त्री तापी जिला गुजरात से, इन सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद हमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद ही खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड की यात्रा। सबसे पहले आपके सामने है स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही छोटा सा टाउन। ये टाउन भले ही छोटा है, लेकिन आप जरा इसकी खूबसूरती को देखिए। पुरानी इमारतों पर नजर डालिए, जिस पर काफी सुंदर पेंटिंग्स करी गई हैं। इस टाउन की हर इमारत पर आपको कुछ न कुछ चित्र बना जरूर दिखेगा। किसी पर राजा महाराजा, कहीं रानी, कहीं पर किसान, मतलब हर इमारत अपने आप में कुछ कहानी बताती है। और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पहाड़ियों के पुराने पत्थरों से बनी हैं, जहाँ बहुत सारे कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। टाउन के छोटे छोटे कलाकार जो यहाँ आपको अलग अलग तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते मिलेंगे, जिन्हें खड़े होकर बहुत सारे लोग देखते हैं, उन्हें सुनते हैं। इस टाउन को 10वीं शताब्दी में होहेनबर्ग डायनेस्टी ने बसाया था, क्योंकि इस टाउन के पास हॉक राइन नाम की नदी बहती है और कॉन्स्टेंस नाम की झील है। तो ये जगह उस समय प्रमुख जलमार्ग के रूप में देखी जाती थी, और जो भी व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते वो इस टाउन में रुक जाते। ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये सारी इमारतें मध्य युग की याद दिलाती हैं, जिन्हें आज से 600 से 650 साल पहले बनाया गया था। ये छोटा सा टाउन काफी प्रसिद्ध है सैलानियों के बीच, क्योंकि यहाँ स्विट्जरलैंड का इतिहास, आर्किटेक्ट, कला, खान पान और प्राकृतिक सुंदरता एक साथ देखने को मिलती है। ये टाउन इतना पुराना और ऐतिहासिक है कि यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। इस टाउन के बारे में बातें करते करते हम इसका नाम ही बताना भूल गए। दोस्तों, इस टाउन का नाम है स्टेइन राइन टाउन। अगर आपको कभी मौका मिले स्विट्जरलैंड जाने का, तो आप इस टाउन को जरूर देखना और हमारी वीडियो को भी याद करना, अगर आपको याद रहे तो। वैसे हम वीडियो में आगे बताएंगे कि आप कैसे इस देश में जा सकते हैं। अगर हम स्विट्जरलैंड की एरिया की बात करें तो ये कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। स्विट्जरलैंड का एरिया केवल 41,285 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का
96वां बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी बहुत से देशों से काफी ज्यादा मजबूत है और स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम तो पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपने स्विस बैंक के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े अरबपति व्यापारी लोग अपना पैसा रखते हैं। वो बैंक्स कहीं और नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है। इस सुंदर देश में 89,22,000 लोग रहते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ पर 1 लाख महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सारे स्विट्जरलैंड के मूल निवासी नहीं हैं। यहाँ आबादी का केवल 70% हिस्सा ही स्विट्जरलैंड का मूल निवासी है, जबकि 30% जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो यूरोप के अलग अलग देशों से, जैसे कि जर्मनी से, रोमानिया से, सर्बिया से, कोसोवो से और तुर्की के साथ साथ बहुत से यूरोपीय देशों से आकर बसे हुए हैं। इसमें बहुत से छात्र हैं, बहुत से व्यापार कर रहे हैं और कुछ केवल अधिक पैसे होने के कारण अपना जीवन इस खूबसूरत देश में बिता रहे हैं। इसमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। ये है स्विट्जरलैंड की राजधानी, इसका नाम है बर्न। ये देश की राजनीति का केंद्र है। इस शहर में स्विट्जरलैंड की राजनीति के दफ्तर और प्रशासन के दफ्तर देखने को मिलेंगे। इस शहर को 12वीं शताब्दी में जहारिजेन परिवार ने बसाया था, जो कि मध्य युग में बहुत ही अमीर लोग हुआ करते थे। जब इस परिवार के 5वें राजा बर्गटोल्ड ने अपने शहर में एक बर्न नाम के भालू को देखा जो बहुत ही सुंदर और ताकतवर था, तो उन्होंने इस शहर का नाम बर्न रख दिया और तब से अब तक ये शहर बर्न के नाम से ही जाना जाता है। साल 1848 में इस शहर को पहली बार आधिकारिक रूप से स्विट्जरलैंड की राजधानी होने का दर्जा मिला था, क्योंकि ये शहर ऐतिहासिक रूप से, व्यापारिक रूप से, राजनैतिक रूप से काफी अहम और खास है। इसीलिए साल 1983 में यूनेस्को ने इस शहर को अपनी लिस्ट में रखा है। यहाँ आपको मध्यकाल की गलियां, चित्रकारी, मूर्तियां, इमारतें, किताबें, बाजार और म्यूजियम में रखी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जो न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि 500 साल पहले यहाँ पर लोग किस तरह से अपने सबसे खास शहर को, खास टाउन को और अपनी अहम इमारतों को बनाया करते थे। कैसे स्विट्जरलैंड के लोग पेंटिंग में रुचि रखा करते थे। अगर हम स्विट्जरलैंड के लोगों में धार्मिकता को देखें तो यहाँ ऐसा कुछ देखने को खास नहीं मिलता। केवल एक धर्म के लोग यहाँ पर नहीं रहते। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, जैसे कि 65% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जिसमें ईसाइयों की अलग अलग शाखाएं जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है। इसके अलावा 5 से 6% लोग इस्लाम पर यकीन करने वाले हैं, जो खास तौर पर तुर्की से आए हुए हैं, कोसोवो से हैं और बोस्निया से हैं। इसके बाद आते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले, जो आबादी में 2 से 3% हिस्सा रखते हैं। साथ ही साथ यहूदी और बौद्धिस्ट भी यहाँ कुछ संख्या में देखने को मिलते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसे लोगों की काफी संख्या है जो किसी भी मजहब, धर्म पर यकीन नहीं रखते। लगभग 25 से 30% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। भले ही पूरी दुनिया इस देश को स्विट्जरलैंड के नाम से जानती हो, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम कुछ अलग है। स्विट्जरलैंड को स्विस कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। इसके अलावा कॉन्फेडरेशियो हेल्वेटिका इसका दूसरा आधिकारिक नाम है और इसीलिए स्विट्जरलैंड का कंट्री कोड भी CH ही लिखा जाता है। इस देश का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड पर कभी किसी दूसरे देश ने कब्जा नहीं किया। ना तो इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए इसे एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है। लेकिन अपने इतिहास में इसने कई युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं। 1 शताब्दी BCE से लेकर 5वीं शताब्दी CE के बीच, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले, रोमन्स ने इस देश को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उस समय ये काफी छोटा देश था और यहाँ केवल नदियों और झीलों के पास ही लोग रहा करते थे। जब रोमन्स यहाँ आए तो उन्होंने पहली बार
यहाँ पर सड़कें बनाने की शुरुआत करी, कुछ इमारतें बनवाई और यहाँ के लोगों को अपने रीति रिवाज और तौर तरीके सिखाए। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे जब रोमन अंपायर कमजोर हुआ और टूटा, तो यहाँ फिर जर्मनी से, केल्टिक से और दूसरे यूरोपीय देशों से अलग अलग जनजातियों के लोग रहने आने लगे। और फिर 13वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के अलग अलग शहरों ने अपना एक ग्रुप बनाया, जिसके तहत वो एक दूसरे की बात मानते, सुरक्षा करते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते। इस ग्रुप को ही स्विस कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। 1315 में स्विट्जरलैंड ने बैटल ऑफ मोरगार्टन लड़ी, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। 14वीं शताब्दी तक आते आते स्विट्जरलैंड की आर्मी काफी ताकतवर हो चुकी थी, जिसने कई युद्ध जीते, जैसे कि 1386 में बैटल ऑफ सैम्पैक और 1476 में बैटल ऑफ ग्रैंडसन, जिसके बाद स्विट्जरलैंड और ज्यादा बड़ा हो गया। इसके बाद फिर समय का पहिया घूमा और 1798 में यहाँ पर फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने कब्जा कर लिया और एक नई सरकार बनाई, जिसे हेल्वेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। लेकिन ये सिस्टम ज्यादा दिनों तक नहीं चला और केवल 5 सालों बाद यानी 1903 में नेपोलियन ने स्विट्जरलैंड को उसकी आज़ादी और पुराना सिस्टम वापस लौटा दिया, लेकिन साथ में एक फेडरेशन सिस्टम भी दिया, जो आज भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने किसी भी जंग में सीधे तौर पर किसी देश का साथ नहीं दिया है, खुद को युद्ध के मैदान से दूर ही किया है, जिस वजह से यहाँ अलग अलग देशों के लोग शांति से जीवन जीने के लिए आने लगे, जिसमें बहुत सारे लोग करोड़पति थे। यहाँ पर विकास तेजी से होने लगा, ऐसे बैंक्स बनाए गए जो और कहीं नहीं हैं। जो भी कंपनीज यहाँ आती या फिर स्थापित करी जाती, वो कुछ ही सालों में मालामाल होने लगती। इस तरह से आज का स्विट्जरलैंड सबसे विकसित, सुंदर और शांत देशों में गिना जाता है। दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड में एक बार घूमना चाहते हैं, कम से कम 4 दिनों और 5 रातों के लिए, तो कम से कम आपको ये चीजें और इतने रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। आप मान के चलो, आपके पास पासपोर्ट है तो आपको स्विट्जरलैंड का वीजा लगवाने के लिए कम से कम 10,000 रुपए तो लगेंगे ही। अब वीजा लगवाने के बाद 50,000 रुपए की फ्लाइट का टिकट होगा, हालांकि 40,000 भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छी हवाई यात्रा स्विट्जरलैंड तक करने के लिए कम से कम 50,000 का टिकट लगता है। अब जब आप स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे तो एक ठीक ठाक होटल में रुकने के लिए एक रात का कम से कम 5,000 रुपए खर्चा आएगा। अगर पत्नी साथ है तो 10,000 का, या फिर 2 व्यक्ति हैं तो भी 10,000 रुपए प्रति रात का। वहीं अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आमतौर पर यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं होता, पर अगर आप टूरिस्ट हैं तो यहाँ एक स्विस ट्रैवल पास मिलता है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन हो गई, बसें हो गई और ट्रैम्स हो गए फ्री हो जाती हैं, जिससे आप जब चाहे तब कहीं भी जा सकते हैं। साथ में स्विस ट्रैवल पास लेने का एक और फायदा है कि अगर आप किसी म्यूजियम में जाते हैं या फिर पहाड़ों को देखने किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं तो उनके टिकट में थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय यूनियन में यूरोप के बहुत सारे देश हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड कभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बना। यहाँ इतने अलग अलग देशों के लोग रहते हैं कि स्विट्जरलैंड की अपनी कोई आधिकारिक भाषा है ही नहीं। मुख्य रूप से यहाँ सबसे ज्यादा 4 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें पहली है जर्मन, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी है इटालियन और चौथी है रोमन्स। अगर आपको घड़ियों का शौक है तो यहाँ की घड़ियाँ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिनकी कीमत लाखों से लेकर करोड़ों तक जाती है। रोलेक्स, ओमेगा और पैटेक फिलिपी जैसे घड़ियों के ब्रांड इसी देश के हैं। यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे लंबा रेल टनल भी देखने को मिलेगा, जिसे गॉथार्ड बेस टनल कहा जाता है। ये सुरंग 57 किलोमीटर लंबी है, जो कि अल्प्स के पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है। साथ में यहाँ की रेल से यात्रा करने का अनुभव कमाल का रहता है। अगर हम इस खूबसूरत देश को झीलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1500 से ज्यादा झीलें देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे ज्यादा
जिनीवा और ज्यूरिक की झीलें प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को स्विस फ्रांस कहते हैं और एक स्विस फ्रांस इंडिया के 95 रुपए के बराबर है। अपने जीवन में स्विट्जरलैंड एक बार घूमना बहुत सारे लोगों का सपना है और ये इतना सुंदर देश है कि यहाँ की आबादी तो 89 लाख के आसपास है, लेकिन इस छोटे से देश में हर साल 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा सैलानी अपनी छुट्टियां मनाने, हनीमून मनाने और सिर्फ इस देश में घूमने आते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में अब तक आपने जितनी भी साफ सफाई या सड़कें देखी हैं, उसी से साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने शहरों को साफ रखने में कितनी मदद करते हैं। लेकिन आपको हम जो अब बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप पूरी तरह से चौंकने वाले हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब इंसान घूम रहा है, उसे प्यास लग जाए, वहाँ कोई नदी या फिर झरना बह रहा हो, स्विट्जरलैंड में आप किसी भी नदी का पानी डायरेक्ट पी सकते हैं। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी नदी का, किसी भी झरने का पानी डायरेक्ट पी सकते हैं अपनी अजूरी में भरकर। यहाँ की नदियों का पानी, झरनों का पानी इतना साफ है कि अगर आपको प्यास लगी है, बिना कुछ सोचे समझे बेफिक्र होकर इन नदियों से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ की सरकार ने स्विमिंग को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। यहाँ आप कहीं भी किसी भी नदी में तैर सकते हो, अपनी नाव चला सकते हो और इसी वजह से जैसे ही मई का महीना आता है, लोग अपने घरों से हवा भरने वाली हल्की सी बोट लेकर इन नदियों के किनारों पर निकल पड़ते हैं। 2 मिनट में उसमें हवा भरते हैं और निकल पड़ते हैं एक लंबी नदी की सैर पर। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि भले ही यहाँ के लोगों को बोटिंग करना, नदियों में तैरना, नदियों के किनारे बैठना पसंद है, वहाँ पर पिकनिक मनाना पसंद है, लेकिन यहाँ के लोग एक खाली पन्नी, एक बेकार का कूड़ा या फिर फलों के छिलके तक यूं ही नहीं फेंक देते। वो अपने बचे हुए कूड़े या पन्नी को अपने बैग में ही रखते हैं और समय मिलने पर डस्टबिन में ही डालते हैं। इसके अलावा अगर जो कूड़ा कचरा कभी नदियों में आ भी जाता है, तो यहाँ तुरंत उसे साफ कर दिया जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपनी नदियों को, झरनों को, झीलों को पिछले बहुत से दशकों से साफ रखता आया है, जिन्हें पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। स्विट्जरलैंड में लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं और इसीलिए समय समय पर यहाँ के लोगों ने बहुत से नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। 1903 में एरिक आंद्रे कैसलर ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता था। इसके बाद साल 1922 में ऑटो मेयरहॉफ ने मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता। साल 1939 में लियोपोल्ड रूजिका ने केमिस्ट्री में फिर से इस नोबेल प्राइज को जीता और साल 1967 में मैक्स फ्रिश को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको स्विट्जरलैंड की हमारी ये वीडियो, इंफॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।